देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन के खूब ढिंढोरा पीटती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव के बाद 1 महीना बीत गया है, पर दो बड़े नेता खुलेआम लड़ रहे हैं। खींचोगे तो खींच देंगे और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं जैसी चेतावनियां दे रहे हैं। ऊपर ऊपर नाम तो राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान का है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है। निशिकांत दुबे का नाम भी तल्खी के साथ आ और जा रहा है। आज के शो में बीजेपी के इस अंदरूनी झगड़े पर विस्तार से बात करेंगे। राजपूत बनाम जाट नैरेटिव, बिहार चुनाव और यूपी की राजनीति में इसका असर, और केंद्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की शतरंजी चालें। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या ये किसी बगावत की सुगबुगाहट है, या बीजेपी का ऐसा अंदरूनी झगड़ा जिस पर आला कमान फिलहाल आंख मूंदने की मुद्रा में नजर आ रहा है? बात नेपाल की भी करेंगे, जहां 4 दिनों की अस्थिरता के बाद कुछ ठोस होता दिख रहा है। सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधानमंत्री बनना अब तय माना जा रहा है, पर कुछ पेच अभी भी फंसे हुए हैं। इनसे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर एआई से बने एक वीडियो ने हंगामा खड़ा कर दिया। मुखामुखम जारी है, माफी की मांग हो रही है। उधर नए उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में पुराने उपराष्ट्रपति की वापसी, यानी फाइनली जगदीप धनखड़ दिख गए। इससे इतर दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी, एसएससी सीजीएल एग्जाम में गड़बड़ियां और अमेरिका में एक भारतीय की बर्बर हत्या के ब्यौरे भी आपको देंगे। और जाते जाते याद करेंगे लोकतंत्र के योद्धा को, नाम जगदीप छोकर, जिनका निधन हो गया। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bectors. Mrs. Bectors Cremica Non-Stop Biscuits. Crunchy Jeera Bite, Non-Stop Delight. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुए 1 महीना बीत चुका। 12 अगस्त को हुए इस चुनाव में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बीजेपी के ही पूर्व सांसद संजीव बालियान को हरा दिया। रूडी को 391 वोट मिले और बालियान को 291। रूडी बिहार की सारण सीट से 7 बार के सांसद, राजपूत नेता और क्लब के सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर 25 साल से हैं, अभी भी हैं। वहीं बालियान पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जाट नेता। इस चुनाव में जाट राजपूत नैरेटिव भी बना। कहा गया कि बालियान के पीछे अमित शाह का हाथ था और रूडी को सपोर्ट मिला एकजुट विपक्ष का। चुनाव के दौरान रूडी और बालियान ने यह भी कहा, यह दोस्ताना मुकाबला है, एक दूसरे के साथ हंसते दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था, जो रिजल्ट आने के बाद पहले रिस कर और अब खुलकर सामने आ गया। पहले रूडी ने बालियान के समर्थक और ढेर सारी विवादित हेडलाइंस बटोरने वाले गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधा, अपनी राजपूत अस्मिता को लेकर आक्रामक हुए, और अब बालियान ने चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया है। इन सब के चलते चर्चाओं को हवा मिली कि क्या बीजेपी के भीतर की गुटबाजी सामने आ गई है। सबसे पहले बात ताजा अपडेट्स की। दरअसल चुनाव रिजल्ट आने के बाद से ही दोनों नेताओं से जाट राजपूत नैरेटिव वाले सवाल पूछे जा रहे थे। बीते दिनों रूडी से जब इस बारे में पूछा गया तो कहा उन्होंने, मैंने बालियान के दोस्तों से कहा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई जाट वोटर नहीं है, लेकिन बालियान के संसदीय क्षेत्र में यानी मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के 2 लाख राजपूत हैं, और अगर मेरे नाम पर ये वोटर नाराज हो गए तो बालियान परेशान हो जाएंगे। संजीव बालियान ने इसका जवाब दिया। यूपी तक को दिए इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं पता था कि रूडी इतने बड़े नेता हो गए कि यूपी के राजपूतों का भविष्य भी वही तय करेंगे। चिंता तो यूपी के हमारे नेताओं को करनी चाहिए, मुझे नहीं, योगी आदित्यनाथ करें चिंता। बालियान ने यह भी कहा कि ये जाति का चुनाव नहीं था और अगर उन्हें छेड़ना बंद नहीं किया गया तो वो भी छोड़ेंगे नहीं। संजीव बालियान ने नाम लिए बिना निशिकांत दुबे का भी बचाव किया, जिनके लिए रूडी ने कहा था कि वो अहंकारी हैं। बालियान बोले, रोज रोज अहंकार की बातें सुन रहा हूं, अब इस बात को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, खींचोगे तो हम भी खींच देंगे। इतना कहकर संजीव बालियान ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। लिस्ट बनाने से लेकर सारे काम क्लब के कर्मचारी कर रहे थे। कर्मचारी किसने लगाए ये सबको पता है। बालियान ने आरोप लगाया कि सांसद सौमित्र खान, पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह और राजा राम के नाम पर वोट पहले ही डल गए, और इससे ठीक पहले रूडी, उन्होंने भी अलग अलग मीडिया संस्थानों को दिए इंटरव्यूज में खूब बातें कही। जाट राजपूत नैरेटिव से इतर जब उनसे पूछा गया कि क्या ये मुकाबला बीजेपी की आला लीडरशिप बनाम विपक्ष का था, तो उन्होंने सीधे हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, इशारों में कहा। बोले, मुझे जो भारी समर्थन मिला वो मेरे काम के लिए मिला। सोनिया गांधी जैसी वरिष्ठ नेत्रियों समेत हर पार्टी के नेता वोट देने आए, इससे एक अच्छा संदेश गया। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी नेताओं के बीच की ये सार्वजनिक लड़ाई उस पार्टी के लिए असामान्य क्यों मानी जा रही है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए अनुशासन की कस्में खाता है, तो रूडी बोले, ये बीजेपी का चुनाव नहीं था, ना ही पार्टी लाइन पर लड़ा गया, बीजेपी नेतृत्व की इसमें कोई भूमिका नहीं और मैं कट्टर भाजपाई हूं। निशिकांत दुबे से जब ऐसा ही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असली भाजपाई कौन है,
सबको पता है। ये प्रीति चौधरी को दिए पॉडकास्ट में उन्होंने कहा। संदर्भ ये निकाला गया कि निशिकांत दुबे अपने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, बीजेपी के संगठन जनरल सेक्रेटरी रहे, गोविंदाचार्य से जुड़े रहे, जबकि राजीव प्रताप रूडी पहले करीबी थे चंद्रशेखर के, समाजवादी जनता पार्टी में थे और फिर उस पृष्ठभूमि से भारतीय जनता पार्टी में आए। रूडी को निशिकांत दुबे के बयानों का हवाला दिया गया जिसमें वो चुनाव के दौरान खुले तौर पर रूडी का विरोध और बालियान का समर्थन कर रहे थे, तो उनका जवाब आया, अहंकारी दुबे ने अपनी क्षमताओं पर अति आत्मविश्वास और सब कुछ कंट्रोल करने की चाहत में एक कदम उठाया। बीजेपी नेतृत्व ने उनसे मेरा विरोध करने के लिए नहीं कहा था। निशिकांत दुबे खुद में एक सरकार है, लेकिन मैं उनकी सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। वो अकेले दम पर ही संसद चलाना चाहते हैं। इन सब बयानबाजियों के साथ कयासबाजियों की भी एंट्री हुई। कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी दोनों कैबिनेट में मंत्री रह चुके राजीव प्रताप रूडी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मुखर हैं और ये बिहार चुनाव में बड़ी भूमिकाएं तलाश रही हैं। ये भी कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार की आरा, औरंगाबाद और काराकाट जैसी सीटों पर, जहां राजपूत वोटों का वर्चस्व है, असंतोष का सामना करना पड़ा। यूपी में भी कुछ डैमेज हुआ। ऐसे में रूडी अपनी राजपूत अस्मिता को उभार रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जीत के बाद जय सांगा जैसे नारे भी लगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि बिहार की 70 सीटों पर राजपूतों का प्रभाव है और दावा किया कि वो इन सीटों पर एकजुट कर सकते हैं इस वोटर समूह को। ऐसे में रूडी के इन बयानों को दो तरह से देखा गया। पहला कि वो सक्षम नेता है लेकिन अभी बीजेपी में हाशिए पर हैं। ऐसे में वो अपनी प्रासंगिकता साबित करना चाहते हैं कुछ बगावती तेवर दिखाकर। दूसरा, उनकी ये बयानबाजी बीजेपी के ही बड़े गेम प्लान का हिस्सा हो जिसके जरिए वो वापस राजपूतों को जीतना चाहे। ये दो कयासबाजी। हमने सवाल पूछा अपने पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा से। अगर हम आपसे पूछें कि बिहार बीजेपी में आपको कोई ठाकुर नेता याद आ रहा है तो शायद आपको ऐसा कोई नेता याद नहीं आएगा। कोई ठाकुर मंत्री, तब भी आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब खुद ढूंढा है राजीव प्रताप रूडी ने, जब वो ये बात कहते हैं कि 70 सीटों पर ठाकुरों का क्या है, दबदबा है, चाहे वो कहते हैं कि ठाकुर का गारंटर है। अभी तक 3 साल से राणा सांगा यात्रा चल रही थी, लेकिन अब लोगों के जहन में आया, चूंकि उन्होंने खुद इस बात को कहा है, तो वो एक तरीके से अपनी पोजिशनिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि फिलहाल तो वो बिहार के सबसे बड़े ठाकुर नेता बन जाएं एनडीए के घड़े में, और फिर यहीं से हालांकि कह सकते हैं कि उस उम्र के इस पड़ाव पे थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन देश में भी उनका प्रोजेक्शन एक बड़े ठाकुर नेता के तौर पर हो, जब सब लोग अपनी अपनी बिरादरी के नेता बनने की जुगाड़ में या जुगत में लगे हुए हैं। उधर संजीव बालियान हैं जो फिलहाल हाशिए पर हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी अंदर खाने नहीं पड़ती, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी का आला कमान इसको लेकर क्या रुख अपना रहा है, हमने पूछा आज तक न्यूज चैनल के लिए बीजेपी कवर करने वाले हिमांशु से। संजीव बालियान ने जो है वो जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि अगर राजीव प्रताप रूडी उनके खिलाफ नहीं बोलते तो वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते। उन्होंने लगातार कोशिश की कि वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जब राजीव प्रताप रूडी की तरफ से जब बयान आए हैं उसके बाद जो है संजीव बालियान ने अपने बयान दिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देखिए वहां पर फर्जी वोटिंग हुई, पोस्टल बैलेट से फर्जी पोस्टल बैलेट भेजे गए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने लोकसभा स्पीकर को भी की। उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेन की। 2 वोट जो है वो फर्जी पड़े, विजेंद्र सिंह का और जो है वो राजाराम जो बीएसपी के पूर्व सांसद हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए हैं, वो उनके सीनियर हैं, उनके बड़े भाई हैं। अब वो ये मानते नहीं मानते, लेकिन जब उनसे हमने ये सवाल पूछा कि क्या इसके लिए कोई लीगल कार्रवाई करेंगे, कोर्ट जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैंने अपने मित्रों से सारे विषयों को लेकर चर्चा की और मेरे मित्रों ने ये सलाह दी कि चुनाव में हार जीत होती है, जो हुआ वो हुआ, आप चुनाव हार गए हैं, इसलिए अब इस हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। संजीव बालियान ने जब हमने पूछा कि आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे तो उन्होंने कहा कि मेरे जो सलाहकार हैं, मेरे जो मित्र हैं, उन्होंने कहा कि अब आप कानूनी कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं, चुनाव के नतीजे आ गए हैं, राजीव प्रताप रूडी जीते हैं, हम हारे हैं और ठीक है चुनाव में ये सब चलता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राजीव प्रताप रूडी यदि इस तरीके से बयानबाजी करेंगे, गलत बयानबाजी करेंगे, उनके मित्रों के बारे में कुछ कहेंगे, तो हो सकता है वो फिर से अपने मित्रों से सलाह करें और उसके बाद अगर आगे जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई का सहारा भी ले सकते हैं। और तीसरा मोहरा है निशिकांत दुबे, जो अपनी बयानबाजियों के लिए लगातार चर्चा में है। अब वो अपने एग्रेशन को डाउनप्ले कर रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ बाहर है, सामने है। राजनीति में टाइमिंग के साथ साथ बयानों का बहुत महत्व होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष के लोग कह रहे थे कि यह बीजेपी नेतृत्व की हार है।
लोगों ने ध्यान दिलाया कि किस तरफ से द्रविड़ हो पार्टियां हो, खासतौर पर डीएमके या फिर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी का खेमा, उन्होंने रूडी का समर्थन किया। रूडी ने यह भी नहीं कहा कि उनकी जीत मोदी और शाह की जीत है, सारी संभावनाएं खुली हैं। राजनीति में आगे आगे देखिए होता है क्या। अगली खबर का रुख करते हैं, बात नेपाल की, जहां हिंसक विरोध प्रदर्शन में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 51 पहुंच गया। 12 सितंबर को 17 और मौतों की पुष्टि हुई। इसमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। इससे नेपाल में जारी राजनीतिक संकट अब समाप्ति की तरफ बढ़ता दिख रहा है। 11 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए सुशीला कार्की और कुलमान घिसिंग के समर्थकों के बीच टकराव हुआ था। हालांकि रात तक कार्की के नाम पर सहमति लगभग बन गई। 12 सितंबर की सुबह एक और जरूरी सवाल पर पेच फंस गया कि क्या मौजूदा संसद को भंग करना चाहिए या सुशीला को पीएम पद पर बिठाने के लिए कोई और व्यवस्था करनी चाहिए। इसका जवाब तलाशने के लिए राष्ट्रपति भवन में एक बड़ी बैठक हुई। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, सुशीला कार्की और सेना के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। जानकारी आई कि राष्ट्रपति संसद भंग करने के पक्ष में नहीं है। वहीं सुशीला ने कहा कि इसे भंग करना चाहिए क्योंकि ऐसे किए बिना किसी गैर सांसद को यानी उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। यह भी पता चला कि बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं साथी पत्रकारों के पास। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ही नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी। नेपाल के प्रेसिडेंट ऑफिस ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक 12 सितंबर को ही कार्की का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि कुलमान घिसिंग, ओम प्रकाश अर्याल और बालानंद शर्मा भी मंत्री पद की शपथ लेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन यानी शीतल निवास में होगा। पहले जानकारी आई थी कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संसद भंग करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो जेनजी प्रदर्शनकारी थे वो लगातार अपनी मांग पर अड़े रहे। कार्की ने भी इस मांग का समर्थन किया। ऐसे में राष्ट्रपति संसद भंग करने के लिए राजी हुए। संसद भंग करने का मतलब है कि जो भी पुराने नेता और तमाम जो चुने हुए प्रतिनिधि थे जिनके खिलाफ ही पूरा का पूरा गुस्सा फूटा नेपाल में, उनकी उस तरीके की भागीदारी सरकार में अब नहीं रहेगी। और ये भी जानकारी आ रही है कि जब ये नई सरकार का ये गठन होगा अंतरिम सरकार का, तो इन नेताओं के खिलाफ, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन का एक दौर चालू होगा। इधर सेना ने जानकारी दी कि हालात धीमे धीमे सामान्य हो रहे हैं। नेपाल के कई हिस्सों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। भागी कैदियों की धरपकड़ भी जारी है। भारत नेपाल सीमा पर भी आवाजाही शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा करीब 200 भारतीय वापस लौटे, बाकी के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। एक और अपडेट आया कि सिंह दरबार में नया पीएम ऑफिस तैयार कर दिया गया। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार कॉम्प्लेक्स की मेन बिल्डिंग में आग लगा दी थी, इसलिए नया ऑफिस होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग में बनाया गया है। नेपाल से आने वाले अपडेट्स पर नजर बनी हुई है, आपको बताते रहेंगे। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी, 67 साल के सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। आज उन्होंने शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। एक दिन पहले उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। उनकी जगह गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। परंपरा के मुताबिक सभी पूर्व उपराष्ट्रपतियों को नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में बुलाया जाता है, लिहाजा लगभग 50 दिनों से सार्वजनिक मंचों से दूरी बनाए हुए जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। जुलाई में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी ये पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। अब तक बस उनके बारे में कयास आ रहे थे कि स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, OTT देख रहे हैं आदि इत्यादि। कभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड पर टाइप 8 बंगलों में आवंटन की खबरें भी आती। आज वो नजर आए। साथ में नजर आई उनकी पत्नी सुदेश धनखड़। कोई ऐसा भी था जो नजर नहीं आया, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने गुजरात के जूनागढ़ गए हैं। राहुल की अनुपस्थिति को लेकर बीजेपी ने निशाना भी साधा और कांग्रेस की तरफ से जवाब भी आया। प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, मुद्दा ये नहीं कि राहुल गांधी थे या नहीं, मुद्दा ये कि धनखड़ वहां पर मौजूद थे। आखिरकार उन्हें अपना घर छोड़ने और बाहर आने की अनुमति मिल गई। अगली सुर्खी, देश की 2 बड़ी अदालतों दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी आई ईमेल पर। दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और अन्य अधिकारियों को मिली सुबह 8:40 पर यह मेल। भेजने वाले का नाम लिखा था कनिमोई तेविद्या। जजों के चैम्बर में बम विस्फोट की धमकी थी, लेकिन किसके चैम्बर में ये नहीं लिखा था। साथ ही अदालत परिसर में 3 बम रखे ऐसा कहा गया। जानकारी के बाद कोर्ट परिसर में बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया। घेराबंदी कर तलाशी हुई। सभी जजेस को कुछ ही मिनटों में लाउंज में लाया गया। हालांकि खोजबीन के बाद परिसर में कुछ भी विस्फोटक नहीं मिला, धमकी हवाई निकली। इसी तरह बॉम्बे हाईकोर्ट के दक्षिण मुंबई फोर्ट इलाके वाले परिसर को भी बम की धमकी के बाद खाली कराया गया। कुछ देर के लिए कोर्ट की कार्रवाई अचानक रुक गई। तलाशी खोजबीन के बाद यहां भी ये बात अफवाह निकली। तीसरी सुर्खी, देश में वो दिन कब आएगा जब SSC की परीक्षा सही ढंग से हो पाएगी। माफ करिएगा, टेक्निकल खराबी है, जवाब नहीं मिल पाएगा छात्रों को जख्म। आज फिर यही सब हुआ।
एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा 12 सितंबर से शुरू हुई है, 26 सितंबर तक चलेगी। देश के 129 शहरों के 260 केंद्रों पर होनी है। 28,14,604 कैंडिडेट ने रजिस्टर कराया, लेकिन तमाम वादों और तैयारियों की पोल पहले दिन खुल गई। कई सेंटर पर स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं टाइम पर एंट्री नहीं, कहीं सर्वर डाउन के चलते लॉगिन नहीं। कुछ सेंटर्स पर खराब व्यवस्था का आलम ये कि एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। क्या दिल्ली, क्या कानपुर, क्या हरियाणा, क्या झारखंड, जगह जगह से भांति भांति की शिकायतें। सारी यही कि एसएससी से ना हो पाएगा। गुरुग्राम के एमएम पब्लिक स्कूल सेंटर के बाहर का वीडियो देखिए। छात्र इन्विजिलेटर से बहस करते और एसएससी हाय हाय और वी वांट जस्टिस के नारे लगाते दिख रहे हैं। उधर कानपुर के सेंटर पर छात्रों को सीटी नहीं मिली। आरोप लगा कि सेंटर के बाहर कुल 25-26 बच्चे हैं जिनका एग्जाम नहीं हो पाया। ये स्थिति केवल एक दिन या एक परीक्षा की नहीं है। एसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों की बात लगातार सामने आ रही है। हर बार लाखों कैंडिडेट का समय और प्रयास खराब होता है। आयोग हर बार जांच का आश्वासन देता है, लेकिन सुधार नहीं दिखता है। छात्रों की मेहनत का मूल्यांकन कब होगा, ये सवाल है जो पूछा जा रहा है। एसएससी का ये जो एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम करवाती है, ये रिपोर्ट करती है डीओपीटी को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को, जिसके मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। और जितेंद्र सिंह रिपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो युवाओं की बात करते नहीं थकते। अगली सुर्खी, बिहार में एक बार फिर राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ है एक एआई जनरेटेड वीडियो से। इसे बिहार कांग्रेस ने पोस्ट किया। 36 सेकंड की इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी से मिलते जुलते कैरेक्टर के बीच एक काल्पनिक संवाद दिखाया गया। पीएम के सपने में आकर उनकी मां कह रही कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे। बिहार कांग्रेस ने वीडियो का कैप्शन दिया, साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्टी के कई नेताओं ने आपत्ति जताई और कांग्रेस से माफी की मांग की। कांग्रेस, आरजेडी फ्रॉड जैसे लोग, उन्होंने जो मां इस धरती पर नहीं है, एआई टेक्नोलॉजी से उनके मुंह से हल्की बातें निकाल करके इतना घटिया काम कर रहा है। जिसको असली मां रहेगा, मां का कभी अपमान करेगा किसी के मां का। राजनीति का स्तर कितना हल्का हो सकता है, ये आरजेडी, राजद और कांग्रेस ने बता दिया है। जब इस धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली जब कोई निकालता है, तो बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब गालीबाज कांग्रेस और राजद को देगी। कांग्रेस ने वीडियो का बचाव किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बोले, इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, एक मां अपने बच्चे को समझा रही है। देखिए, उसमें तो कहीं किसी का नाम है नहीं, नाम नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है। आप इसको समझने के समझ को काम करते हैं। हर माँ का सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति का माँ माँ है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का भी माँ माँ है। और हम शुरू से कह रहे हैं कि हम सम्मानजनक राजनीति के साथ, राजनीतिक मुद्दों के साथ, जनहित के मुद्दों के साथ हम लोग आगे आने वाले हैं। हम उस मुद्दे के साथ बिल्कुल जो है जुड़ना नहीं चाहते। और इस तरह का यदि कोई भावना यदि आप गौर से देखेंगे तो उसमें किसी व्यक्ति का नहीं है। मां के नाम लेना गलत नहीं हो सकता। किसी का भी मां का सम्मान होना चाहिए। एक और है बिहार, जहां राजनीति में एआई के इस्तेमाल पर विवाद हो रहा है और ये बात भी कि क्या किसी गुजर चुके व्यक्ति का इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल होना चाहिए। फिर सवाल पूछा जा रहा है कि जब दुहाई दी जा रही तो इस्तेमाल हो सकता है, पर इन सबसे इतर करीब 5,500 किलोमीटर दूर एक देश है अल्बानिया। अल्बानिया की सरकार ने एक एआई मंत्री नियुक्त किया है, नाम है डिएला। प्रधानमंत्री ईडी रामा ने कहा कि डिएला सरकार की खरीद फरोख्त और टेंडर्स पर नजर रखेगी ताकि किसी भी तरह का करप्शन न हो। देश की जनता के पास डिएला तक सीधी पहुंच होगी। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जहां लोग अपनी शिकायतें और चिंताएं दर्ज करा सकते हैं। ये दुनिया का पहला केस है जब एक एआई को मिनिस्टर बनाया जा रहा है। अगली सुर्खी, अमेरिका के टेक्सास राज्य के डैलस शहर में एक भारतीय की हत्या की खबर सामने आई। 10 सितंबर को भारतीय मूल के चंद्रमौली नागमल्लैया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे ने मोटल के बाहर 20 सड़क पर गर्दन काटी। सब पत्नी और बेटे के सामने हुआ। आरोपी का नाम योर्दानिस कोबोस मार्टिनेज है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जघन्य हत्या का केस दर्ज हुआ। नागमल्लैया ने आरोपी को खराब वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल न करने को कहा था, जिसके बाद मामला बिगड़ा और ये हमला हुआ। आरोपी ने आरोप स्वीकार कर लिया। जांच जारी है। आगे की जानकारी का इंतजार है। भारतीय दूतावास ने हत्या की निंदा की है।
जाते जाते दो जरूरी अपडेट। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे की पुष्टि हो गई है। मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने बताया कि यह दौरा 13 सितंबर को होगा। इसे लेकर बीते कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं, पुष्टि का इंतजार था। मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से यह प्रधानमंत्री का पहला मणिपुर दौरा होगा। दूसरा अपडेट, आज लोकतंत्र के एक सक्षम योद्धा का अवसान हो गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के को फाउंडर जगदीप एस छोकर 81 बरस की आयु में दुनिया छोड़कर चले गए, अपने पीछे पत्नी किरण को छोड़कर। छोकर ने अपने करियर की शुरुआत रेलवे से की, फिर अकादमिक दुनिया ने उन्हें अपना लिया। दिल्ली स्थित फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से MBA किया, अमेरिका के लुजियाना में PhD पूरी की। 1995 में IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर नियुक्त हुए। 2006 में रिटायर हुए। उससे पहले 1999 में त्रिलोचन शास्त्री के साथ मिलकर ADR बनाया। चुनावी सुधारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। कैंडिडेट डिस्क्लोजर से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था खत्म करने तक ADR ने बिहार SIR के खिलाफ भी याचिका डाली हुई है। एक राइटर और रिसर्चर के तौर पर जगदीप छोकर ने ख्याति पाई। उनका काम इंटरनेशनल जर्नल्स में छपा। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और अमेरिका में उन्होंने अध्यापन किया। रिटायरमेंट के बाद आजीविका ब्यूरो में काम किया। पर्यावरण से प्रेम था। एक पहचान बर्ड वॉचर और कंजर्वेशनिस्ट के तौर पर भी रही। उनके निधन के बाद दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं। ललन टॉप भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज का ललन टॉप शुरू यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।